Hello friends. Now today we will start with your new chapter, that is amalgamation, absorption and reconstruction. Yes, about this chapter now, first let us understand the meaning of this word amalgamation, then absorption and reconstruction. अमालगमेशन जो अभी हमने पार्टनरशिप में भी पढ़ा है यही सेम, बट आपको मैं थोड़ा सा ये बताऊं तो अब ये वाला चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो कंपनी से रिलेटेड है. जब दो कंपनीज अमालगमेट हो रही है एंड दे आर फॉर्मिंग द सिंगल कंपनी, दिस इज अमालगमेशन. देन कम्स एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन का मतलब एक कंपनी बंद हो रही है और वो दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाएगी. That will be called as absorption. And third word is reconstruction. इसका मतलब एक सेल्फ कंपनी बंद होकर के वो नई तरीके से वो कंपनी मार्केट में उतरना चाह रही है. दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहां पर जो रिकंस्ट्रक्शन है उसका मतलब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हुआ. तो अब जब मैं बोल रहा हूं अमालगमेशन अगेन, तो अमालगमेशन का मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि दो कंपनीज बंद होगी और एक नई कंपनी फॉर्म होगी, उसको हम बोलेंगे अमालगमेशन. तो यहां पर दो तो लिक्विडेशन होंगे और एक न्यू फॉर्मेशन होगा. जब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब एक कंपनी बंद हो रही है तो एक का लिक्विडेशन हो रहा है और दूसरी कंपनी में वो मर्ज हो रही है, इसका मतलब कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं हो रही है. तो दैट विल बी कॉल्ड एज योर एब्जॉर्प्शन. एंड थर्ड वर्ड दैट विल कम, दैट इज कॉल्ड एज योर रिकंस्ट्रक्शन. रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जब एक कंपनी खुद ही बंद हो रही है और वो खुद ही नए तरीके से स्टार्ट होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज योर रिकंस्ट्रक्शन. अब ये जब हम चैप्टर पढ़ते हैं अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इश्यूड बाय आईसीआई डीलिंग विद अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन, परचेज कंसिडरेशन कंसिस्ट ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एंड कैश गिवन बाय द परचेजिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी. ये हम पहले भी ओके, तो वी हैव अंडरस्टूड दिस नाउ दैट परचेज कंसिडरेशन क्या होता है. तो परचेज कंसिडरेशन जो मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले जब भी इस चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें यही आता है परचेज कंसिडरेशन. व्हाट डू यू मीन बाय दिस परचेज कंसिडरेशन? तो परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है जो भी परचेजिंग कंपनी शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी को पेमेंट दे रही है इन द फॉर्म ऑफ कैश, शेयर्स, डिबेंचर्स, वॉट एवर इट इज पेइंग, बट वॉट एवर द परचेजिंग कंपनी इज पेइंग टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द सेलिंग कंपनी विल बी कॉल्ड एज योर परचेज कंसिडरेशन. भाई उनकी कंपनी आप खरीद रहे हो, उनके एसेट्स और लायबिलिटीज आप ले रहे हो एक कंपनी के, तो बदले में वो ओनर को, शेयर होल्डर को आप क्या दे रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड एज योर परचेज कंसिडरेशन. It means any payment made by the purchasing company to the selling companies, debenture holders or creditors. सेलिंग कंपनी, यहां तक फुल स्टॉप आएगा. फिर उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द परचेज कंसिडरेशन. इवन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ द सेलिंग कंपनी पेड बाय द परचेजिंग कंपनी कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द परचेज कंसिडरेशन. तो परचेज कंसिडरेशन में सिर्फ क्या आता है, जो अमाउंट हम शेयर होल्डर्स को देते हैं सिर्फ वही आता है आपके परचेज कंसिडरेशन में. ठीक है ना. अब जब हम परचेज कंसिडरेशन की बात करते हैं, क्योंकि वही इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है, ये पूरे चैप्टर में हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, फिर हम बाद में पढ़ेंगे अमालगमेशन, फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. तो फर्स्ट व्हेन वी विल टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन ना, तो एब्जॉर्प्शन करो या तीनों ही टॉपिक करो, तीनों टॉपिक है तो एक ही. इन तीनों टॉपिक के स्टेप्स फॉलो करने हमको हर बार क्वेश्चन करते टाइम. तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना. परचेज कंसिडरेशन का मतलब जो भी परचेजिंग कंपनी ओनर्स मतलब इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ द सेलिंग कंपनी को देगी, परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड करेंगे. बाकी डिबेंचर होल्डर्स को क्या दिया, क्रेडिटर्स को क्या दिया, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करे क्या, वो सब परचेज कंसिडरेशन में नहीं आता. परचेज कंसिडरेशन में सिर्फ ओनर को क्या दिया वो आएगा. अब ये परचेज कंसिडरेशन सबसे पहला पार्ट यही होगा. पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें परचेज कंसिडरेशन निकालना है, और जब परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं तो उसके लिए क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन हो सकती है, दो टाइप से परचेज कंसिडरेशन निकलता है. वन विल बी कॉल्ड एज योर नेट पेमेंट मेथड एंड अनदर विल बी कॉल्ड एज योर नेट एसेट्स मेथड. नेट पेमेंट मेथड का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी कि हम सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को
इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, डिबेंचर्स दे रहे हैं, वो क्लियरली मेंशन करेगा कि इन व्हाट फॉर्म यू आर पेइंग टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द सेलिंग कंपनी। ये आपको पहले से गिवन होगा, कितना दे रहे हो ये पहले से गिवन होगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज योर नेट पेमेंट मेथड। और दूसरा मेथड होता है, अगर क्वेश्चन में नेट पेमेंट्स अवेलेबल नहीं होगा तो दूसरा मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड एज योर नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट्स मेथड में क्या करना है फिर हमें, तो नेट एसेट्स मेथड में हम सिंपली सेलिंग कंपनी की रीवैल्यूड नेट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे। रीवैल्यूड नेट एसेट्स कैलकुलेट करने का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब सारे एसेट्स जो भी टेक ओवर हो रहे हैं, वो सारे एसेट्स जो भी टेक ओवर हो रहे हैं उनको हम रीवैल्यूड फिगर पे लेंगे, फिर उसमें से जो भी लायबिलिटीज टेक ओवर हो रही है रीवैल्यूड फिगर पर उसको माइनस कर देंगे, तो वो नेट एसेट्स वैल्यू बन जाएगी। मगर जब लायबिलिटीज लेना है तो सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटीज लेंगे, और एसेट्स में जो भी एसेट्स वो टेक ओवर कर रहा है सिर्फ वो लेंगे हम। तो व्हेन यू विल गेट द नेट एसेट्स अमाउंट एंड दैट इज द अमाउंट व्हिच विल बी पेड बाय द परचेजिंग कंपनी टू द सेलिंग कंपनी। तो these are two methods to calculate the purchase consideration. First method, net payments method. Net payments method का मतलब question will give us information of how that purchase consideration has been paid in the form of equity shares, how many equity shares you are paying, in the form of preference shares, how many preference shares you are paying. So that all information will be directly given. So it means we can directly calculate the purchase consideration by net payments then. But sometimes if that is not available, then we have to calculate that purchase consideration by following net assets method. And in that net assets method, what you are going to take will be all assets or liabilities which are taken over by the purchasing company will be taken at revalued figure, and that will be called as your net assets method. Understood? Okay. So let us read this now. There are two methods to derive purchase consideration amount. First is your net assets. Question has given us. First is your net assets method. Under this method, purchase consideration will be revised value of real assets taken over less revised value of outside liabilities taken over. तो आपके पास net assets taken over और purchase consideration आ जाएगा। दूसरा method दूसरा purchase consideration will be discharged in the form of अब क्वेश्चन में also give us the information कि जो हमने purchase consideration दिया वो in the form of shares दिया या cash दिया या प्रेफरेंस शेयर दिया या डिबेंचर दिया, दैट क्वेश्चन विल गिव अस द इंफॉर्मेशन। बट सपोज दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन द क्वेश्चन, तो अजम्पशन हमेशा ध्यान रखना, वी विल बी पेइंग द परचेज कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द न्यू कंपनी, अगर कुछ गिवन नहीं है तो। और अगर गिवन है तो क्वेश्चन उसी तरीके से लेना पड़ेगा हमको। तो इन द फॉर्म ऑफ शेयर, डिबेंचर्स, कैश बाय द परचेजिंग कंपनी। और सेकंड नेट पेमेंट्स मेथड में क्या होता है, अंडर दिस मेथड परचेज कंसिडरेशन विल बी sum total of all the payments made by the purchasing company to the shareholders of the selling company. तो net payment method जब ही फॉलो कर सकते हैं हम जब क्वेश्चन में पहले से ही बता रखा है कि आप क्या पे करने वाले हो आपके शेयर होल्डर्स को, कितना अमाउंट पे करने वाले हो, वो नहीं गिवन है तो अब जाकर के नेट एसेट्स मेथड आएगा। तो पहला पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन करा तो सबसे पहले वी विल सर्च फॉर द परचेज कंसिडरेशन। देन आई वांट टू से अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी। अब हमें इसमें दो कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग करनी है। एक तो वो जो कंपनी बंद हो रही है, तो कोई भी सेलिंग कंपनी होगी, चाहे दो कंपनियां सेलिंग हो, तो दोनों में क्या अकाउंटिंग करनी है, दैट इज व्हाट वी विल स्टडी। एंड जो न्यू कंपनी फॉर्म हुई या जिस कंपनी ने एब्जॉर्प्शन करा, उस कंपनी की बुक्स में आप क्या एंट्रीज पास करोगे। तो दीज आर द टू टॉपिक्स व्हिच वी हैव टू स्टडी। तो व्हेन वी विल टॉक अबाउट सेलिंग कंपनी ना, तो सेलिंग में जैसे वो कंपनी बंद हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, तो आई वांट टू से व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, तो यू आर गोइंग टू प्रिपेयर दीज फॉलोइंग अकाउंट्स। फर्स्ट विल बी योर रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड विल बी योर इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, थर्ड विल बी योर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, फोर्थ विल बी योर कैश और बैंक अकाउंट, फिफ्थ विल बी योर परचेजिंग कंपनी अकाउंट, एंड सिक्स्थ विल बी द शेयर्स और डिबेंचर्स इन द परचेजिंग कंपनी अकाउंट। तो ये 6 अकाउंट आपको हर बार क्वेश्चन में बनाने हैं। पहला रियलाइजेशन, दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर, तीसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फोर्थ कैश और बैंक। कैश और बैंक जब ही बनाना पड़ेगा जब वो टेक ओवर नहीं होगा, ठीक है ना, फोर्थ कैश और बैंक। फिफ्थ विल बी योर न्यू कंपनी अकाउंट एंड द सिक्स्थ विल बी योर इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स व्हिच आर पेड बाय द न्यू कंपनी। तो ऐसे कुल मिलाकर के हमको 6, 7, 8 अकाउंट ये बनाने पड़ेंगे हर बार। अब
कैसे बनाएंगे हम और कैसे स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो बस आपको ये स्टेप्स याद रखनी है, आपका क्वेश्चन हमेशा पूरा परफेक्टली सॉल्व होगा। तो अब हम इसकी स्टेप्स देखते हैं। तो व्हेन वी विल टॉक अबाउट द स्टेप्स, तो स्टेप नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ यू क्या है? तो सबसे पहले ये बता रहा है कि आपकी जो सेलिंग कंपनी की बैलेंस शीट होगी ना, उसके आइटम्स को हम कौन से आइटम को कहां पर लिखने वाले हैं। जब हम ये अकाउंट बनाएंगे तो सारे अकाउंट एक साथ हम फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसा आपको पहले भी पता है, और फिर कौन सी चीज कहां जाएगी वो ये आपको सारा बता रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं ऑल बैलेंस शीट आइटम्स को रिस्पेक्टिव अकाउंट बुक वैल्यू पर जब लिखते हैं, तो सबसे पहले लायबिलिटीज साइड की बात करता हूं। तो लायबिलिटी साइड में आपको पता है सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, रिजर्व्स होगा, तो ये दोनों जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में, क्योंकि वो उनको ही बिलोंग करते हैं। तो दैट इज क्रेडिट टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। और इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में हम लिख देंगे बाय ईएससी, इक्विटी शेयर कैपिटल, और सेकंड लिखेंगे बाय रिजर्व्स। ऑल रिजर्व्स एंड ऑल इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी ट्रांसफर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ऐसे अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में जाएगा बाय पीएससी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नाम से। उसके बाद जो भी ऑल रिमेनिंग लायबिलिटीज हैं इंक्लूडिंग डिबेंचर्स वेदर टेकन ओवर और नॉट, जो कोई भी लायबिलिटीज आउटसाइड लायबिलिटी बची, ये सब करने के बाद भाई इक्विटी शेयर चले गए, प्रेफरेंस शेयर चले गए और रिजर्व्स एंड सरप्लस चला गया, तो उसके भी बचा वो सारा का सारा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जैसा आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी करते थे, ठीक है। तो ये सारी बात बता दी, क्रेडिट टू द रियलाइजेशन अकाउंट। कितना सिंपल है देखो ये करना। अब एसेट्स की बारी आई, तो सारे एसेट्स जो भी टेक ओवर हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, सारे के सारे एसेट्स अदर देन कैश और बैंक रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाएंगे। अगर अब आपके पास है ना, ये तो सारे की बात होगी। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, डेबिट साइड में लॉसेस है, तो ऑब्वियसली वो किसको बिलोंग करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट के डेबिट में चले जाएंगे। देखो ये रहा डेबिट इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। सेकंड था कैश और बैंक बैलेंस। कैश और बैंक बैलेंस की बात करेंगे तो इसमें मैंने अभी आपको बता दिया, अगर कैश और बैंक बैलेंस टेक ओवर हो रहा है तो इसका सेपरेट अकाउंट मत बनाओ, इसको रियलाइजेशन के डेबिट में ही लिख दो अदर एसेट्स के साथ में। और अगर कैश और बैंक टेक ओवर नहीं हो रहा है तो इसको अलग से अकाउंट जो बना रहे हैं हम उसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे। इफ टेकन ओवर तो रियलाइजेशन में चला गया, इफ नॉट टेकन ओवर तो ओपन द डेबिट बैलेंस इन द कैश अकाउंट। और बाकी सारे एसेट्स कहां जाएंगे, चाहे टेक ओवर हो चाहे नहीं हो, सारे एसेट्स अदर देन कैश और बैंक तो हमेशा जाएंगे रियलाइजेशन के डेबिट में। तो ऐसे आपने पहले आपकी पूरी बैलेंस शीट पोस्ट कर दी, दैट विल बी योर स्टेप नंबर 1, बट आई विल कॉल इट स्टेप नंबर 2 क्योंकि स्टेप नंबर 1 तो हमारा परचेज कंसिडरेशन होगा। इसके बाद क्या करना है सर हमें, फिर इसके बाद हमें सेकंड स्टेप में जो भी आपने सारी बैलेंस शीट पोस्ट कर दी ना, जो भी आपने परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करा था स्टेप नंबर 2 में, वो परचेज कंसिडरेशन को अब हम रिकॉर्ड करेंगे। वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो वो जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में और हम लिखेंगे न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो न्यू कंपनी से लेना है हमें, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज अब न्यू कंपनी के पास जाएंगे तो हम न्यू कंपनी को डेबिट करेंगे, वो हमारा डेटर बन जाएगा और टू रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे हम। ये देखो ये रहा रिकॉर्ड एंड रिसीव परचेज कंसिडरेशन। तो टू रिकॉर्ड परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर सेकेंड एंट्री विल बी अब परचेजिंग कंपनी, अगर भाई आपने डेटर्स को सेल्स करा तो आप एंट्री करते हो ना डेटर्स टू सेल्स, वैसे ही मैं मेरी कंपनी को जब सेल कर रहा हूं तो मैं एंट्री पास कर रहा हूं परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, न्यू कंपनी का जो मैंने अकाउंट बनाया वो अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद जब वो मेरे को इसमें अगर डेटर्स मुझे कैश देता है तो मैं करता था कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, या वो मुझे बिल रिसीवेबल देता था तो मैं एंट्री पास करता था बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो वैसे ही यहां पर परचेजिंग कंपनी हमें किस फॉर्मेट में पैसे दे रही है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो हमें इक्विटी शेयर्स दे रही है तो हम एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट to new company. That will be the second entry which you will pass for receiving the purchase consideration. देखो ये रहा रिकॉर्ड परचेज कंसिडरेशन में परचेज कंपनी टू रियलाइजेशन। फिर उन्होंने हमें क्या दिया, जो भी हमें उसने इस फॉर्म में दिया, जिस भी फॉर्म में दिया, डिबेंचर्स दिए, कैश दिया, शेयर्स दिए उसके कंपनी के, तो वो सब हम डेबिट कर देंगे। शेयर्स इन द परचेजिंग कंपनी
debentures in the purchasing company, preference share capital in the preference shares in the purchasing company, not capital. Cash account debit to purchasing company. तो ये सेकंड स्टेप हो गया. अब थर्ड स्टेप हमें क्या करना है? तो नाउ आई बिलीव अब हमें लिक्विडेशन रिलेशन के जो भी एक्सपेंसेस, अगर हमने कुछ पे करे लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस, तो वो हम रिकॉर्ड कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. और अगर वो लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस न्यू कंपनी ने पे करे हैं, तो आई बिलीव वो हमें सेलिंग कंपनी को कुछ भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, वो न्यू कंपनी की बुक्स में देखेंगे. उसी के साथ साथ देखो ये बता दिया एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप और रिलेशन टू बी रिकॉर्डेड, तो बता दिया रिलेशन टू कैश अगर हमने पे करे तो. अगर न्यू कंपनी हमारे बिहाफ पर पे कर रहा है तो भी हमें कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं. हमारे बिहाफ पर सॉरी मतलब कि वो खुद ही पे करना चाह रहा है, उसने बोल दिया कि आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, मैं पे कर दूंगा आपके अमाउंट को, तो हमें कोई एंट्री पास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी रिलेशन एक्सपेंसेस के लिए. और हमने पे करे तो रिलेशन टू कैश बैंक तो ही जाएगा. देखो दे दिया इफ द एक्सपेंसेस आर पेड बाय द परचेजिंग कंपनी देन दे आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द सेलिंग कंपनी. क्वेश्चन में बता दें, देखो सेलिंग कंपनी को कुछ रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, एंट्री विल बी डायरेक्टली पास इन द परचेजिंग कंपनी. इसके बाद स्टेप नंबर 4 की जब हम बात करते हैं तो स्टेप नंबर 4 में बताया है अब जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज, जरूरी नहीं होता कि सारे एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर हो, बट जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज अब टेक ओवर नहीं हुए तो उनको हम सेल कर देंगे. तो अगर एसेट्स होगा तो क्रेडिट रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख देंगे हम कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्री हो गई. और अगर कोई लायबिलिटी हमें पे करनी होगी तो हम एंट्री पास कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, जैसा नॉर्मल हम करते हैं. तो ये उनके लिए जो एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर नहीं हुए. बट अगर में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो मैं आपको पहले से बता देता हूं दैट वी विल अज्यूम ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज आर टेकन ओवर. डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स और लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर, तो कैश बैंक टू रियलाइजेशन, लायबिलिटीज टू दिस. ये स्टेप नंबर 4 हो गया. फिर स्टेप नंबर 5 पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. अब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है. जब भी हम पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो जो हमने उनकी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट बनाया, क्रेडिट साइड में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा, अब जितना भी हम उनको पेमेंट दे रहे हैं वो सब डेबिट साइड में आ जाएगा. बट अगर हम उनकी कैपिटल से ज्यादा उनको पेमेंट देंगे, हो सकता है कभी कभी कि उनकी कैपिटल थी 1 लाख बट आप उनको पेमेंट दे रहे हो 1,10,000 का, क्वेश्चन में बता रखा है, तो 10,000 का जो उसमें एक्स्ट्रा पेमेंट करा वो हमें रियलाइजेशन का लॉस हो जाएगा. तो वो हम एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्रेडिट में लिख दोगे और रियलाइजेशन के डेबिट में अगर ज्यादा पेमेंट करा तो. और ऐसे ही सिमिलरली 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट आपने उनको 90 का ही करा तो भी आपको रियलाइजेशन का प्रॉफिट हो जाएगा, तो हम उसको एंट्री पास कर देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. कहने का मतलब मेरा यह है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में कभी भी कोई डिफरेंस आएगा तो वो पहले रियलाइजेशन में जाएगा. ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स इन द परचेजिंग कंपनी. जो भी क्वेश्चन में बता रखा होगा भाई उनको क्या दे रहे हो आप, और टू कैश अगर हम उनको कैश में दे रहे हैं तो वो आ जाएगा. एनी एक्सेस और शॉर्ट पेमेंट, जैसा मैंने अभी आपको बताया, एक्सेस और शॉर्ट पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिप्रेजेंट प्रॉफिट और लॉस टू बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो ये आपकी अभी तक स्टेप नंबर 5 हो गई. कम टू स्टेप नंबर 6 नाउ. ये सारी स्टेप अपने आप याद हो जाएगी, भी इतने क्वेश्चंस करेंगे हम. स्टेप नंबर 6 क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफर द प्रॉफिट और लॉस टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. कॉस्ट, क्योंकि रिलेशन का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, लॉस हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है ना. फिर एंड में स्टेप नंबर 7 जब अब आपका आएगा तो स्टेप नंबर 7 लास्ट स्टेप है. इसमें हमारा जो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट है उनको जो भी हमने पेमेंट करा, नए इक्विटी शेयर्स दिए, कैश दिया, वो ट्रांसफर कर देंगे और एंट्री पास कर देंगे. इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन द न्यू कंपनी टू कैश टू डिबेंचर, जो भी दिया आपने वो दे दोगे आप. और एंड में आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट टैली हो जाएगा, क्योंकि भाई एक्चुअली जब बुक्स बंद होगी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का तो पूरा बराबर होना चाहिए ना सब कुछ, तो वो चीज हो जाएगी आपकी. एंड दैट इज हाउ यू विल क्लोज ऑल द बुक्स ऑफ द सेलिंग कंपनी. अ वेरी वेरी सिंपल and a very important and interesting chapter. अरे ये चैप्टर और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा दोस्त.
चलो, तो अभी आपको सारे स्टेप्स हो गए। मेरे साथ वापस से स्टेप्स हम एक बार रिवाइज करते हैं। सेलिंग कंपनी में सबसे पहले हम क्या करें, तो सबसे पहले हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे। कितने मेथड से हो सकता है? 2 मेथड से हो सकता है। पहला होता है नेट एसेट्स मेथड, दूसरा होता है नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड जब भी फॉलो होगा कंपनी में जब आपके पेमेंट की इंफॉर्मेशन हो कि वो किस फॉर्म में आपको पैसा देने वाले हैं और कितना कितना दे रहे हैं। अगर वो नहीं है तो हमें नेट एसेट्स ही फॉलो करना पड़ेगा। नेट एसेट्स में हम क्या करते हैं, तो हम ऑल एसेट्स टेकन ओवर एट रिवाइज वैल्यू माइनस ऑल लायबिलिटीज टेकन ओवर एट रिवाइज वैल्यू कर देते हैं, तो हमारे पास नेट एसेट्स की वैल्यू आती है, वही परचेज कंसिडरेशन होता है। जब क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो परचेज कंसिडरेशन हमेशा इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स ही हमें देना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक बात कंप्लीट हुई। और परचेज कंसिडरेशन में क्या आता है, तो परचेज कंसिडरेशन में सिर्फ जो अमाउंट हम देते हैं शेयर होल्डर्स को, चाहे इक्विटी को चाहे प्रेफरेंस को, बस वही अमाउंट परचेज कंसिडरेशन में आएगा। ये हो गया। इसके बाद स्टेप नंबर 1, हम पूरी जो बैलेंस शीट गिवन होगी सेलिंग कंपनी की उसको ट्रांसफर करेंगे रिस्पेक्टिव अकाउंट में। कितने अकाउंट्स बनाने हैं? पहला रियलाइजेशन, दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर, तीसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, चौथा कैश और बैंक इफ टेक ओवर नहीं हुआ है तो, फिफ्थ न्यू कंपनी अकाउंट, सिक्स्थ जो भी वो न्यू कंपनी हमें दे रही है इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स वो सारे अकाउंट बन जाएंगे। जब ये सारे अकाउंट ओपन हुए तो आप सबसे पहले हम जो स्टेप नंबर 1 फॉलो करते हैं वो सारे बैलेंस शीट आइटम को ट्रांसफर करने का। बैलेंस शीट आइटम में सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं लायबिलिटी साइड में तो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है, वो दोनों इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। फिर आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हुआ तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। फिर आपके पास जो भी लायबिलिटी साइड में बची सारी लायबिलिटीज वो सारी की सारी रिलेशन के क्रेडिट साइड में चली जाएगी। इसके बाद जो भी एसेट साइड की बात करते हैं तो डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अगर हुआ तो वो जाएगा आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स के डेबिट साइड में। उसके बाद कैश और बैंक हुआ तो अगर टेक ओवर हो रहा है तो रिलेशन के डेबिट में, टेक ओवर नहीं हो रहा है तो कैश और बैंक के अकाउंट में। उसके बाद ऑल अदर एसेट जो भी बच गए वो सारे सारे रिलेशन के डेबिट में चले जाएंगे। ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। फिर स्टेप नंबर 2 होता है रिकॉर्ड एंड रिसीव पीसी। फिर हम क्या करते हैं, जो पीसी हमने कैलकुलेट करा था उसको हम रिकॉर्ड करते हैं और एंट्री पास करते हैं, रिलेशन के क्रेडिट साइड में लिख देते हैं बाय न्यू कंपनी और न्यू कंपनी के डेबिट साइड में लिख देंगे टू रियलाइजेशन। इसके बाद उसने ये न्यू कंपनी हमें किस फॉर्म में पैसा दे रही है वो रिकॉर्ड करेंगे, तो उसकी हम एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी, प्रेफरेंस शेयर्स इन न्यू कंपनी, डिबेंचर्स इन न्यू कंपनी, कैश और बैंक इन न्यू कंपनी की जरूरत नहीं है टू न्यू कंपनी अकाउंट। और ये सबको हम न्यू कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख देंगे क्योंकि हमने एंट्री पास करी, कैश बैंक ये सब करा तो वो न्यू कंपनी में कर दिया, तो न्यू कंपनी का अकाउंट टैली हो गया। डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन, क्रेडिट साइड में ये सारी चीज जो वो देनी थी और वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इसके बाद जो भी उसने वो दिया था हमें वो सारे अकाउंट हमने ओपन करे थे ना, उसके बाद न्यू कंपनी के बाद इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी, प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी, कैश और बैंक, तो वो सब के डेबिट साइड में हम न्यू कंपनी न्यू कंपनी न्यू कंपनी रिकॉर्ड कर देंगे। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 की बात होती है रिलेशन एक्सपेंसेस। अगर हमने पे करे तो रिलेशन टू कैश बैंक, अगर हमने पे नहीं करे नई कंपनी पे करी तो हमें कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 4, अगर कोई भी एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर नहीं हुए तो उनको हम रियलाइज कर देंगे, तो बाय कैश बैंक लिख देंगे एसेट्स को बेचा तो, और लायबिलिटी पे ऑफ करा तो टू कैश बैंक लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। स्टेप नंबर 5, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे जिस भी फॉर्म में कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर न्यू कंपनी या फिर हम उनको दे रहे हो से सपोज कैश तो कैश, और जो भी डिफरेंस आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। उसके बाद आई बिलीव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद 6 स्टेप जब आपका आता है तो आप क्या करते हो, जो भी रिलेशन अकाउंट है उसको क्लोज करते हो, उसका प्रॉफिट और लॉस इक्विटी शेयर होल्डर्स में डाल देते हो। और 7th में आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो भी पे करने वाले हो, कैश पे करने वाले हो, इक्विटी शेयर न्यू कंपनी पे करने वाले हो, वो रिकॉर्ड कर देते हो और एंड में आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट टैली हो जाएगा। दैट इज हाउ यू हैव क्लोज ऑल द अकाउंट्स ऑफ सेलिंग कंपनी। आई बिलीव एब्सोल्युटली समझ में आ गया होगा। अब नई कंपनी की बारी आती है तो अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ, जब हम परचेजिंग कंपनी की बात करते हैं, न्यू कंपनी की बात करते हैं, तो न्यू कंपनी में 2 से 3 एंट्रीज है, 3 एंट्रीज है, 3 एंट्रीज है जो आपको याद रखना है। कोई बोला इतनी बार क्यों बोला? इतनी बार इसलिए बोला क्योंकि आप पक गए होंगे वो देखते देखते। क्या? अरे वो कौन है यार, बालाजी टेलीफिल्म्स के सास बहू वाले सीरियल जिसमें वो हर चीज को ऐसे तो बताते हैं 3 बहू है, 3 बहू है, 3 बहू है, 3 बार। तो वैसे ही जब भी हम नई कंपनी की बात करेंगे तो नई कंपनी में 3 बार एंट्रीज होती है, वो सॉरी 3 बार नहीं होती, 3 एंट्रीज होती है मेनली। दैट फर्स्ट एंट्री विल बी ऑलवेज बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू
लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी, क्योंकि हमने उनसे बिजनेस परचेज करा, तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी एंड दैट विल बी विद द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। दूसरी एंट्री जो हमेशा हमें करनी पड़ती है वो हम करते हैं लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू, हमने उनको क्या क्या दिया, हमने उनको इक्विटी शेयर दिए तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो प्रीमियम पर दिया तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, साथ में कैश भी दिया तो टू कैश अकाउंट, साथ में प्रेफरेंस शेयर्स भी दिए तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, साथ में डिबेंचर्स भी दिए तो टू डिबेंचर्स। So second entry will be liquidator account debit, liquidator of selling company account debit to whatever you are paying, equity shares, preference shares, cash, debentures, along with security premium to two security premium. ये second entry होगी। And third entry will be जो भी अब हमने उनको दिया तो उसके बाद हमारे पास सारे एसेट्स आए तो वो सारे एसेट्स विल गेट डेबिटेड जो जो हमने उनसे लिए थे, और टू ऑल लाइबिलिटीज जो भी हमने ली थी, और टू जो अपने बिजनेस परचेज अकाउंट ऊपर फर्स्ट एंट्री में करा था ना उसको आप क्रेडिट कर देंगे टू बिजनेस परचेज। बट दोस्त यहां पर एक बात याद रखने वाली है, वो क्या याद रखनी है सर, तो वो हमें ये याद रखनी है कि जब हम रियलाइजेशन अकाउंट में ऑल एसेट्स और लाइबिलिटीज को लिखते हैं तो वो बुक वैल्यू पर लिखते हैं, बट जब हम न्यू कंपनी की बुक्स में उस एंट्रीज को पास करने वाले हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज बिजनेस परचेज, तो यहां पर एसेट्स और लाइबिलिटीज हमेशा 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 रीवैल्यूड फिगर पर ही आएंगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो जब ये बात समझ में आ रही है तो फुल जोश के साथ आपको यह भी समझना है कि इस एंट्री में अगर डेबिट साइड कुछ डिफरेंस आ रहा है, डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो डेबिट साइड में गुडविल लिखना पड़ेगा, और अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो टू कैपिटल रिजर्व आएगा। तो ये आपकी थर्ड एंट्री है। तीन एंट्रीज हर बार नई कंपनी में होनी है। पहली बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर परचेज कंसिडरेशन के साथ, दूसरी एंट्री लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट टू जो भी लिक्विडिटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कैश और बैंक सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ, एंड थर्ड एंट्री ऑल एसेट्स जो भी टेक ओवर हुए अकाउंट डेबिट टू ऑल लाइबिलिटीज टेकन ओवर रिवैल्यूड फिगर पर ही दोनों चीजें टू बिजनेस परचेज अकाउंट, और इन दोनों को करते टाइम डेबिट में भी एक लाइन छोड़ दी और क्रेडिट में भी एक लाइन छोड़ दी, क्योंकि डेबिट में अगर कम हुआ तो गुडविल आ जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में कम हुआ तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा यार। और ये एसेट्स और लाइबिलिटीज जो टेक ओवर है तो वो कौन सी वैल्यूज पर, वापस से बोल दो दैट विल बी एट रीवैल्यूड फिगर पर। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? यस। तो ये तीन एंट्रीज पक्की हो गई। अब इसके बाद फोर्थ एंट्री पर आता है। अगर रिलेशन के एक्सपेंसेस हमने पे करे, न्यू कंपनी ने पे करे, तो अब न्यू कंपनी एंट्री पास करेगी इसके लिए क्या, तो दैट इज जो भी गुडविल या कैपिटल रिजर्व था वो अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। भाई हमारे पास से पैसा तो गया ही है तो कैश बैंक तो आ गया, बट अगर अब ओल्ड कंपनी के बिहाफ पर हम पे कर रहे हैं तो इसका मतलब एक तरीके से उस ओल्ड कंपनी की गुडविल थी जो हमने खरीदी है, क्योंकि उसके खर्चे भी हम कर रहे हैं, तो दैट एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। बट हमने नेट एसेट्स जो लिए थे ना पहले रिवैल्यूड फिगर पर, और हम उनको जो नेट पेमेंट दे रहे थे उनमें डिफरेंस था, नेट पेमेंट हमारा कम था और उनसे एसेट्स ज्यादा वैल्यू के ले रहे थे हम। थर्ड एंट्री की बात कर रहा हूं मैं। नेट एसेट्स ज्यादा वैल्यू क्या है, नेट एसेट ज्यादा वैल्यू क्या है, कैसे आया? भाई सारे एसेट्स एट रिवैल्यूड माइनस सारी लाइबिलिटीज एट रिवैल्यूड, तो नेट एसेट्स ही तो हुआ था। अगर उनकी वैल्यू ज्यादा हुई, आपके नेट पेमेंट जो परचेज कंसिडरेशन आप दे रहे थे उससे ज्यादा हुई नेट एसेट्स की वैल्यू, तो आपको कैपिटल रिजर्व हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया। तो अगर उनके एक्सपेंसेस और पे करने पड़े तो वो एक्सपेंसेस ये जो प्रॉफिट हुआ उसमें से तो देंगे, इसलिए हम उसको गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक करते हैं अगर एक्सपेंसेस हम पे करने वाले हैं तो। समझ में आ गया? तो ये फोर्थ एंट्री। फिर फिफ्थ एंट्री, उनके डिबेंचर होल्डर्स को अब हम नए डिबेंचर देंगे, तो जो हम रिवैल्यूड फिगर पर डिबेंचर्स लिखे थे ना यहां पर, वो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू जो भी हम न्यू डिबेंचर्स देंगे वो आ जाएगा। तो जो भी लाइबिलिटीज अब हम सेटल करेंगे उसकी एंट्रीज हम पास करेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये सारी एंट्रीज, एक्स्ट्रा एंट्रीज, वो तो क्वेश्चन बताएगा, वो हमें न्यू कंपनी में पास करनी। बोलो एब्सोल्युटली क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। ओके सो आई बिलीव आपको ये एंट्री समझ में आई। अब हम ये एंट्रीज चेक भी कर लेते हैं। देखो फर्स्ट एंट्री बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, सेकेंड एंट्री
लिक्विडेशन ऑफ सेलिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स टू कैश टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू शेयर्स टू डिवेंचर, जो भी दिया हमने, और अगर डिवेंचर डिस्काउंट पर दी तो डिस्काउंट और डिवेंचर्स भी डेबिट हो गया। उसके बाद जो भी नेट एसेट्स टेकन ओवर हुए तो सनरी एसेट्स एट रिवाइज वैल्यू, गुडविल अगर बैलेंसिंग फिगर आया तो टू सनरी लायबिलिटीज रिवाइज वैल्यू, टू कैपिटल रिजर्व एंड टू बिजनेस परचेज अकाउंट। आई बिलीव आपको ये एंट्री समझ में आ गई, राइट? ठीक है, अब इस एंट्रीज के बाद हम बात करते हैं पेमेंट टू क्रेडिटर्स और डिवेंचर होल्डर्स ऑफ द सेलिंग कंपनी। मैंने आपको एंट्रीज बताई थी कि ये सब हम एंट्रीज करते हैं। फिर उसके बाद अगर हमने उसके एक्सपेंसेस पे करे तो भी मैंने आपको ये एंट्री समझा दी, दैट इज गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ये भी आपको पता पड़ गया। उसके बाद अगर हम फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स करेंगे तो ये आपको एंट्रीज पता ही है, और कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए तो ये भी आपको एंट्रीज पता है। चलो, अब ये एंट्रीज तो हमने न्यू कंपनी की पढ़ ली ना, अब हम कुछ स्पेशल नोट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। तो स्पेशल एंट्रीज इन द बुक ऑफ परचेजिंग कंपनी, दीज एंट्रीज आर टू बी पास्ड exclusively in the books of purchasing company after passing entries for business purchase. These entries will not have any effect in the books of selling company. ठीक है ना? ये एंट्री क्या है? तो अगर सपोज करो इंटर कंपनी डेट है, मतलब जो हमारा सेलिंग कंपनी में डेटर था वो न्यू कंपनी में क्रेडिटर है, या जो भी ऐसा हो रहा है, डेटर क्रेडिटर वाली एंट्री है तो कैंसिल करनी पड़ेगी। तो हम एंट्री पास करेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये हर बार होगी, चाहे वो सेलिंग कंपनी में डेटर हो और न्यू कंपनी में क्रेडिटर हो, चाहे वो क्रेडिटर सेलिंग कंपनी का और न्यू कंपनी में डेटर हो, हर बार अगर एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ऐसे ही आरबीडी शुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन आउटसाइड डेटर्स एक्सक्लूडिंग द, हाँ, अब क्या होता है समटाइम्स जब हम एसेट्स टेक ओवर करेंगे ना तो न्यू कंपनी में आपको ये एंट्री का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कभी कभी बताया होगा कि आरडीडी निकालो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स भी आपको बनाना है। तो जब आप एसेट्स लिखते हो रिवैल्यूड फिगर पर तो वहां पर तो पीबीडी भी आएगा, तो वो पीबीडी हमेशा बट बनेगा इंटर कंपनी डेट को माइनस करने के बाद। तो इस टाइम पर ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमने ओल्ड कंपनी से डेटर्स लिए हैं इंटर कंपनी डेट वाले या क्रेडिटर्स लिए हैं, क्योंकि अगर ओल्ड कंपनी के डेटर्स है साहब तो इंटर कंपनी की डेट को माइनस करना पड़ेगा पीबीडी बनाने के लिए। बट अगर ओल्ड कंपनी का क्रेडिट आया था आपके पास तो इसका मतलब डेटर्स को इंटर कंपनी डेट माइनस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेटर में वो इंक्लूडेड ही नहीं है ओल्ड कंपनी का। तो इसीलिए चेक करना बहुत जरूरी रहेगा। जब जब क्वेश्चन आएंगे मैं सारी बातें समझाऊंगा वापस से, बट आपको हमेशा समझना है कि जब भी हम डेटर्स को टेक ओवर कर रहे हैं ओल्ड कंपनी से और उसमें कुछ इंटर कंपनी डेट था तो वो माइनस करने के बाद ही पीबीडी बनेगा, ठीक है? अमाउंट माइनस करने के बाद, लिखते टाइम तो उसको डेटर्स क्रेडिटर्स को लिखना ही पड़ेगा पूरा, बाद में जाकर के इंटर कंपनी डेट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिटर्स टू डेटर्स एंट्री पास करेंगे। मगर जब पहले ही पीबीडी भी बनाना था तो ध्यान रखना है कि अगर डेटर टेक ओवर हो रहा है और इंटर कंपनी डेट है तो हमें पीबीडी बनाने के लिए उस इंटर कंपनी डेट को माइनस करना पड़ेगा। बट अगर वो डेटर में इंटर कंपनी डेट नहीं है जो टेक ओवर हो रहा है, क्रेडिटर में था, तो डेटर के ऊपर पीबीडी बनेगा ना, तो वहां पर उस इंटर कंपनी डेट को माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हम चेक करेंगे, ठीक है? उसके बाद कभी भी कैंसिलेशन करना है बिल्स पेबल बिल रिसीवेबल का तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और अगर कभी भी स्टॉक के अंदर कोई प्रॉफिट एलिमेंट अवेलेबल है तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा हमें, तो हम हमेशा एंट्री पास करेंगे गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आपका स्टॉक अकाउंट, स्टॉक में से माइनस करना है ना हमें, तो वो हम एंट्री पास कर देंगे। और कभी भी हमें स्टैट्यूटरी रिजर्व होता है जो हर बार, स्टैट्यूटरी का मतलब कंपनी, तो वो रिजर्व ओल्ड कंपनी में भी था तो वो न्यू कंपनी में भी एज इट इज बनेगा, तो वहां पर हम हमेशा एंट्री पास करते हैं अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। वो कैसे क्या होगा वो मैं सब बताऊंगा ना आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आई बिलीव दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर नोट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आगे अभी इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी है, बट जब वो आएगा क्वेश्चन में दैट टाइम आई विल टेल यू, एंड दैट टाइम वी विल अंडरस्टैंड अगेन दिस वन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड देन वी विल मूव टू द क्वेश्चन। तो अभी तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये नोट्स आपके जो मैंने बुक दे रखी है उसमें है, एज इट इज अवेलेबल पूरे, आप उसमें से पूरे ये देखो। उसके बाद बट आपको क्वेश्चंस वही करने हैं इस बार जो मैंने आपके ग्रुप में अभी न्यू पेजेस सेंड करे, बिकॉज वो न्यू क्वेश्चंस है
इस अटेम्प्ट के रिलेटेड। तो दैट यू विल फॉलो, यू विल नॉट डू द क्वेश्चंस ऑफ योर बुक, वो आप होमवर्क में करना, कुछ सेम भी होंगे बट जो नए क्वेश्चंस मैंने अभी भेजे हैं वही आपको देखना है, ठीक है। चलो तो अब मैं उन्हीं क्वेश्चंस को दिखाते हुए स्टार्ट कर रहा हूं आपको, एंड दैट वी विल डू नाउ क्वेश्चन नंबर 1। तो लेट मी रीड दिस क्वेश्चन नंबर 1। क्या गिवन है हमें? सबसे पहले अब हम जो पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, दे हैव गिवन अस अजंता लिमिटेड एग्री टू एक्वायर द बिजनेस ऑफ एलोरा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। अजंता लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है एलोरा को, तो अजंता हो गया परचेसिंग कंपनी, एलोरा हो गया सेलिंग कंपनी। द बैलेंस शीट ऑफ एलोरा लिमिटेड एज ऑन दैट डेट वाज एज अंडर। अब ये एलोरा के मतलब सेलिंग कंपनी की बैलेंस शीट है, तो व्हेन यू विल चेक द बैलेंस शीट, पेड अप कैपिटल हैज बीन गिवन 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच 1 लाख, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच 2 lakhs, रिजर्व्स 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000, 7% डिबेंचर्स 1 लाख और सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,50,000। ये क्वेश्चन हमारी बुक में भी है, ठीक है ना। उसके बाद फिक्स एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, करंट एसेट्स में स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, डिबेंचर डिस्काउंट। अच्छा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एक हेडिंग है जिसके अंदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर और डिबेंचर डिस्काउंट भी गिवन है आपको, ठीक है। वंस दैट हैज बीन गिवन, बैलेंस शीट के बाद द कंसिडरेशन पेबल बाय अजंता लिमिटेड वाज एग्रीड एज अंडर। Preference shareholders of Elora Limited were to be allotted 14% preference shares of rupees 1,10,000. Equity shareholders to be allotted are equity shares of rupees 10 issued at a premium of 10% and equity shareholder to be allotted 6 equity shares of rupees 10 each issued at a premium of 10% and 3 rupees cash against every 5 shares held. Okay. 7% debenture holders of Elora Limited to be paid at 6% premium by issue of 9% debentures at 10% discount. अरे ये absolutely brilliant adjustment है, मैं समझाऊंगा। While arriving at the agreed consideration, the director of Ajanta Limited valued land and building at 250, stock 220, debtors at their book value, subject to an allowance of 5% for doubtful debts. Liquidation expenses are 5,000. Close the books of Elora Limited and show the journal of Ajanta Limited. Very very good question. ये चैप्टर देखो दोस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है श्योर। तो उस हिसाब से आप इस चैप्टर को पढ़ना, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर, ठीक है। तो नाउ लिसन टू मी। सबसे पहले जैसे ही पूरा क्वेश्चन रीड कर लो, आपको क्या कैलकुलेट करना है? पहले परचेज कंसिडरेशन। क्या चेक करना है? वेदर परचेज कंसिडरेशन इज नेट पेमेंट और नेट एसेट्स। तो व्हेन यू विल सी दिस क्वेश्चन, तो आई बिलीव ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने वाले हैं, सिर्फ यही आपके परचेज कंसिडरेशन में आएगा, और ये नेट पेमेंट्स है क्योंकि वो बता रहा है कि किसके बदले हम क्या देने वाले हैं। तो अब हम सबसे पहले यही बनाएंगे, वी विल राइट परचेज कंसिडरेशन, ब्रैकेट में लिखोगे नेट पेमेंट्स और उसमें आप लिखोगे फर्स्ट फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर PSH। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप क्या दे रहे थे? तो आई बिलीव हम उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स का 1 लाख रुपीस था, बट हम उनको दे रहे थे 14% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीस 1,10,000। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कितने रुपीस का, तो आई बिलीव हम 10 रुपीस का ही मान सकते हैं। तो वी विल से हम उनको फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, आप तो डायरेक्टली लिखा दो, आप शेयर्स बताओ ही मत, आप तो डायरेक्टली बता दो फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 1,10,000 डायरेक्टली दिखा दो। फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आउटर कॉलम में 1,10,000। आई विल शो कैसे बता रहे हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको, बट पहले आप ऐसा लिखोगे। फिर साथ में फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, सेकंड पॉइंट इक्विटी शेयर होल्डर को। अब ये बोल रहा है कि हम 6 इक्विटी शेयर दे रहे थे 10 रुपए ईच, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 11 रुपए का, 11 रुपए पर दे रहे हो आप 6 इक्विटी शेयर्स, और 3 रुपए का कैश भी दे रहे हो ऊपर से, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट 5 शेयर हेल्ड, मतलब 5 शेयर के बदले में आपको 6 शेयर दे रहा हूं 11 रुपए के हिसाब से। तो अगर मैं बोलूं टोटल 20,000 इक्विटी शेयर्स है, तो 20,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिवाइड बाय 5 करूंगा, तो मेरे को टोटल नंबर ये पता पड़ा भाई कितना लॉट हो गया 5-5 शेयरों का मिला करके। तो लॉट आया 4,000 का, 20,000 डिवाइड बाय 5 करके, और उनको मैं दे रहा हूं 6 शेयर, एक लॉट को 6 शेयर, तो 4,000 लॉट को 24,000 शेयर। तो सिंपल सी बात है, 20,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 6 will give us 24,000 equity shares of new company at the rate of 11 each। तो वो 264 आ गया, 2,64,000।
और साथ में 3 रुपए का कैश भी दे रहा हूं। अब वो 3 रुपए का कैश कैसे आएगा, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 4,000 का लॉट इन 3 रुपए, तो 4,000 इंटू 3 विल भी 12,000 रुपए फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये मिलाकर के मेरा पूरा पीसी हो गया 1,10,000 प्लस 264 प्लस 12,000 एंड दैट विल बी द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। आई बिलीव जैसे ही परचेज कंसिडरेशन आपने बना लिया, स्टेप नंबर 1 चेक कराता हूं पहले आपको इसका सॉल्यूशन। यस ये रहा, देखो आप सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ पीसी फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 14% प्रेफरेंस शेयर्स इन अजंता लिमिटेड जो हम दे रहे हैं 1,10,000 दिख रहा है। हाँ, फिर फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर इन अजंता लिमिटेड 5 के बदले 6, तो 20,000 के बदले 24,000 और इंटू 11 रुपए ईच का, तो 2,64,000 और साथ में हम दे रहे थे उसको 2,64,000। अब ये देखो 10 रुपए का प्रीमियम भी है साथ में, तो प्रीमियम तो आ ही जाएगा बाद में, 2,40,000 और 24,000 का प्रीमियम, वो तो ठीक है। और साथ में उनको कैश भी दे रहे थे, तो 5 शेयर के बदले 3 रुपए का कैश, तो 20,000 शेयर के बदले हाउ मच, तो 12,000 आ जाएगा, वो डिवाइड कर दिया ना उसने, तो 20,000। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन आपके पास कितना आ गया, तो व्हेन यू विल सी द टोटल परचेज कंसिडरेशन विल बी 3,86,000 का टोटल परचेज कंसिडरेशन। बोलो स्टेप नंबर 1 समझ में आया आपको? हाँ, अब हम क्या करने वाले हैं, तो आई बिलीव अब आपको पता है कि हमें सारे अकाउंट्स बनाने होते हैं। कौन कौन से अकाउंट हम इस वाले क्वेश्चन में बनाने वाले हैं, तो पहला रियलाइजेशन अकाउंट 3/4 पेज, फर्स्ट पेज का 3/4 पेज पे रियलाइजेशन अकाउंट, हर बार यही फॉलो करना है। उसके बाद जो भी पेज बचा हुआ है थोड़ा सा नीचे 1/4, उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। फिर नेक्स्ट पेज पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 4 लाइनों का, 4 लाइंस का। फिर उसके बाद कैश और बैंक अकाउंट, वैसे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, तो कैश और बैंक सारे एसेट्स टेक ओवर, सारी लायबिलिटी टेक ओवर हो रही है, फिर भी आप वो कैश और बैंक अकाउंट बनाओ 3 लाइनों का, 4 लाइनों का ही बना लो। चलो प्रेफरेंस शेयर होल्डर 4 लाइनें, फिर बाद 4 लाइनें कैश और बैंक अकाउंट के लिए। फिर उसके बाद न्यू कंपनी अकाउंट एंड दैट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अगेन फॉर 5 to 6 लाइन्स। और फिर उसके बाद वो हमें क्या क्या दे रहे थे, एक तो प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे थे, तो प्रेफरेंस शेयर्स इन अजंता लिमिटेड अकाउंट, तो न्यू कंपनी का भी नाम अजंता लिमिटेड लिखना, तो अजंता लिमिटेड अकाउंट 5 to 6 लाइन्स। प्रेफरेंस शेयर्स इन अजंता लिमिटेड अकाउंट 2 लाइन्स। फिर वो इक्विटी शेयर्स भी दे रहे थे, तो इक्विटी शेयर्स इन अजंता लिमिटेड अकाउंट अगेन 2 लाइन्स। दैट्स इट। तो दीज आर द वेरियस अकाउंट्स व्हिच यू आर गोइंग टू प्रिपेयर। बोलो समझ में आ गया? हाँ, इतना पहले फॉर्मेट बनाओगे आप, पॉज कर सकते हो 2-2 मिनट में, है ना, क्योंकि साथ साथ में करो, पहला क्वेश्चन है वो साथ साथ में करना, तो पॉज करो, फॉर्मेट बनाओ, फिर आगे देखो वापस। तो अब आगे बढ़ता हूं मैं आपको, अब क्या करना है आपको, तो नाउ आई बिलीव स्टेप फॉलो करोगे। तो बैलेंस शीट देखते हैं हम। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, तो कहां जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, साथ साथ में लिखते जाओ। फिर आपको इक्विटी शेयर्स गिवन है, तो आप कहां लिखोगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। 2-2 मिनट के लिए चाहे पॉज करो, मगर यार एक साथ देख लो, फिर फटाफट पहले पोस्ट करना, फिर पॉज करना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा साथ में करना है आपको। तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दिया आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में। फिर रिजर्व्स गिवन है, कहां जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में बाय रिजर्व्स के नाम से लिख दो। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट है, कहां जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर में बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिख दो 30,000। फिर डिबेंचर्स है, कहां जाएगा, और सन्ड्री क्रेडिटर्स से कहां जाएंगे, तो ये दोनों रिलेशन के क्रेडिट साइड में जाएंगे, बाय 7% डिबेंचर्स और बाय क्रेडिटर्स, दोनों बुक वैल्यू पर जाएंगे। ये सारी लायबिलिटीज हमने पोस्ट कर दी। अब हम आएंगे एसेट साइड पर। नाउ लेट अस कम टू दिस एसेट साइड। तो व्हेन वी आर कमिंग टू द एसेट साइड, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश और बैंक है। ये यहां तक की जो भी चीजें, कैश और बैंक तक की भी चीजें, ये सब की सब जाएंगी आपके रिलेशन के डेबिट में, क्योंकि सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटीज चेक ओवर मानना है जब भी क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो दैट ऑल यू विल अगेन राइट इन द रिलेशन डेबिट साइड। उसके बाद आपके पास प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और डिबेंचर डिस्काउंट है, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दोगे आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000, डिबेंचर डिस्काउंट 5,000। तो आई बिलीव ऐसे हमने बैलेंस शीट पोस्ट कर दी, स्टेप नंबर 1 ओवर हो गया। अब स्टेप नंबर 2 की बारी आती है। स्टेप नंबर 2 रिकॉर्ड एंड रिसीव पीसी है। तो अब आप क्या करने वाले हो, जो 3,86,000 का परचेज कंसिडरेशन निकाला था उसको रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय अजंता लिमिटेड के नाम से 3,86,000।
और साथ में ही अजंता लिमिटेड अकाउंट जो आपने बनाया है उसके डेबिट साइड में लिखो टू रियलाइजेशन 3,86,000. प्लीज अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, डू इट दिस क्वेश्चन. लिख दिया आपने. स्टेप नंबर 2 ओवर होने के बाद, अच्छा इसको रिसीव भी कर लो यार, अभी ओवर नहीं हुआ ना ये, अभी तो हमने रिकॉर्ड करा है, अब रिसीव भी करो. तो रिसीव में क्या क्या करोगे, तो अजंता लिमिटेड से हमको प्रेफरेंस शेयर्स मिल रहे थे, इक्विटी शेयर्स मिल रहे थे, कैश मिल रहा था. तो अब हम एंट्री पास करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स इन अजंता लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, प्रेफरेंस शेयर्स इन अजंता लिमिटेड अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स इन अजंता लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू अजंता लिमिटेड. यानी अजंता लिमिटेड के अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाकर के लिखो बाय प्रेफरेंस शेयर्स इन अजंता लिमिटेड 1,10,000, बाय इक्विटी शेयर्स इन अजंता लिमिटेड कितना दे रहा था वो 2,64,000, एंड बाय कैश और बैंक 12,000. और यही रिस्पेक्टिव प्रेफरेंस शेयर्स इन अजंता लिमिटेड जो अकाउंट ओपन करा है उसमें लिख देना डेबिट साइड में टू अजंता लिमिटेड, इक्विटी शेयर्स अजंता लिमिटेड में टू अजंता लिमिटेड, अमाउंट लिख देना 1,10,000 और 2,64,000. उसके बाद जो कैश और बैंक अकाउंट बनाया ना उसमें आप लिखोगे टू अजंता लिमिटेड 12,000. चलो समझ में आ गया ये भी, ठीक है. आगे बढ़ रहा हूं मैं, है ना. अब ये स्टेप नंबर 2 हो गया. स्टेप नंबर 3 क्या करते हैं हम, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस. इस बार ये दे रखे हैं लास्ट में लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 5,000, कुछ नहीं बताया तो हमें पे करने हैं, तो एंट्री पास कर देना रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और कैश बैंक के क्रेडिट में बाय रिलेशन भी लिख देना. इसके बाद स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4, कोई एसेट्स और लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर, बेचोगे और पे ऑफ करोगे, वो इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है. स्टेप नंबर 5, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करो. तो जब आप स्टेप नंबर 5 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने जाओगे तो अब आपको पता पड़ा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिख रहा था 1,00,000 रुपए जो उनका, बट क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम प्रेफरेंस शेयर देने हैं ना 14% वाले, वो 1,10,000 दे रहे हैं. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे प्रेफरेंस शेयर्स इन अजंता लिमिटेड, 14% प्रेफरेंस शेयर्स इन अजंता लिमिटेड 1,10,000 रुपए. और जो प्रेफरेंस शेयर्स इन अजंता लिमिटेड अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में लिख दोगे बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 1,10,000 रुपए. तो प्रेफरेंस शेयर इन अजंता लिमिटेड अकाउंट तो टैली हो गया क्योंकि टू अजंता लिमिटेड 1,10,000 था और बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 1,10,000 है, उसको बंद कर दो. अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में वापस आओ, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में अगर आप देखोगे तो क्रेडिट साइड में 1,00,000 रुपए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, बट दे रहे हो आप 1,10,000 रुपए टू प्रेफरेंस शेयर्स इन अजंता लिमिटेड लिख करके. तो यानी आप ज्यादा दे रहे हो, तो क्रेडिट साइड में आप लिख दोगे बाय रियलाइजेशन 10,000 रुपए. लॉस हो गया आपको ये, और इसको भी टैली कर दोगे, बंद कर दोगे. ये 10,000 रुपए रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाकर के लिखोगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 10,000 रुपए. बोलो समझ में आ गया, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. तो जब हमने ये कर दिया 5th स्टेप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाला भी, अब 6th स्टेप की बारी आएगी. दैट इज अब हमें रियलाइजेशन अकाउंट बंद करना है और जो भी डिफरेंस है प्रॉफिट या लॉस वो निकालोगे आप, एंड दैट यू आर गोइंग टू ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. प्रॉफिट हुआ तो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, लॉस हुआ तो बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. वो आप निकालो, कैलकुलेटर यूज कर. फिर इसके बाद क्या करना है, अब ये इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में लिख देना आप रियलाइजेशन, चाहे डेबिट साइड हो चाहे क्रेडिट साइड, वो लिख देना. उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम दो चीजें दे रहे थे साहब. एक तो हम उनको दे रहे थे इक्विटी शेयर्स इन अजंता लिमिटेड, तो वो उनके डेबिट में लिख देना टू इक्विटी शेयर्स इन अजंता लिमिटेड 2,64,000, और साथ में उनको हम कैश बैंक पे दे रहे थे. तो अब हम उनको कैश बैंक कितना दे रहे थे, तो आई बिलीव हमारे पास 12,000 रुपए आया और 5,000 हमारा खर्चा हो गया. ठीक है, तो अब हम 12,000 में से वो 5,000 का जो कैश बैंक माइनस करा खर्चे का, वो माइनस करके एक तरीका, सुनो, मेरी मिस्टेक करेक्ट करवाता हूं. दोनों तरीके समझाता हूं, फिर आप चेक करना. जब आपने कैश बैंक लिखा ना यहां पर 35,000, ठीक है, तो आप दो काम कर सकते थे. जब आप डेबिट साइड में कैश बैंक लिखने जा रहे हो ना 35,000, उसकी जगह आप डायरेक्टली 30,000 ही ट्रांसफर करो नई कंपनी में, और 5,000 का आपका रिलेशन का खर्चा हो गया. एक तरीका. दूसरा तरीका, हम ये मानेंगे कि उसने तो पूरा ही टेक ओवर करा है 35,000,
और हम ना, हमारे को जो 12,000 दिया ना, उसमें से हमको 5,000 तो पहले ये पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, और जो बचेगा 7,000 वो हम इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। दोनों ही तरीके सही होते हैं। तो अगर आपने पहले उसको 35,000 ही लिखा हुआ है, तो अब आप उसको क्या करोगे कि जो आपका कैश बैंक अकाउंट में 12,000 तो नई कंपनी के नाम से लिखा था, टू अजंता लिमिटेड के नाम से, और बाय रिलेशन 5,000 लिख दे, तो देखो 7,000 रुपए बचा हुआ है कैश बैंक का, वो ट्रांसफर कर दो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में, टू कैश बैंक के नाम से 7,000। अब आप इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को टैली करोगे, वो टैली हो जाएगा। और ये इस तरीके से आपके सारे अकाउंट क्लोज हो गए, आप चेक कर लो। और वो जो इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी बचा था ना अजंता लिमिटेड, उसमें भी लिख देना बाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, 2,64,000, खत्म कर दो अकाउंट को सारे। तो इस तरीके से आपने सेलिंग कंपनी की बुक्स को क्लोज कर दिया। अब मैं आपको चेक कराता हूं सारा। पहले देखो, ये हम पढ़ चुके थे। अभी यहां देखो, आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, सारे सन्ड्री एसेट्स लिख दिए, कैश और बैंक भी लिख दिया। देखो, इसने कैश और बैंक को माइनस करके लिखा है, 35 की जगह 30 ही लिखा है, क्योंकि 5,000 का तो खर्चा कर दिया ना रिलेशन एक्सपेंस। देखो, वो अलग से दिखा दिया। तो दोनों तरीके सही होते हैं। आप चाहो ये फॉलो करो, आप चाहो वो फॉलो करो, इट विल मेक नो डिफरेंस एट ऑल। ठीक है, हाँ, बट बेटर है कि हम उसको हमेशा पहले बैलेंस शीट में से माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो दैट इज, हमने भी माइनस कर दिया होता तो हम 35 की जगह 30 लिख देंगे, और यहां पर 5,000 अलग से भी बता देंगे। तो पूरा का पूरा जो 12,000 मिला वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में ही चला जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, बोथ द मेथड्स आर करेक्ट, बट वी विल फॉलो दिस ओनली, कि हम उसको हमारे कैश में से माइनस करेंगे अगर कुछ गिवन नहीं होगा तो। ठीक है, तो कैश बैंक का 5,000 भी कर दिया और ये कर दिया। फिर देखो, आप सन्ड्री एक्सपेंसेस का भी लिख दिया, और साथ में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी लिख दिया। तो अजंता लिमिटेड का लॉस आ गया, ये अजंता लिमिटेड लॉस नहीं, सॉरी, ये तो आपका पीसी भी रिकॉर्ड कर दिया, और इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो प्रॉफिट आया था वो लिख दिया। इसी के सेम बात, आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट बनाया, अजंता लिमिटेड अकाउंट बनाया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बनाया, ये सब आप चेक कर सकते हो। जैसा मैंने बताया, आप पूरा एज इट इज चेक करना, आपके उसमें सेंड कर रखा है मैंने ही। फिर 14% प्रेफरेंस शेयर्स वाला बनाया, इक्विटी शेयर्स इन अजंता लिमिटेड बनाया, कैश बनाया, 12 का 12 पूरा ट्रांसफर कर दिया। समझ में आ रहा है? यस। अब हम इसके बाद बात करेंगे साहब जर्नल की, जो नई कंपनी की बुक्स है ना, अब हम उसकी बात करेंगे। देखो, अब जब आप जर्नल बनाओगे ना, तो अब आपको क्या करना है। पहली एंट्री आपको पता है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एलोरा लिमिटेड, 386। सेकेंड एंट्री भी आपको पता है, दैट एंट्री विल बी लिक्विडेटर इन अलोरा लिमिटेड अकाउंट डेबिट 386 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000, क्योंकि वो हमें 24,000 शेयर 10 रुपए ईच का था, एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 24,000, 1 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम था, एंड टू कैश बैंक 12,000 रुपए। एंड दैट इज द एंट्री यू आर गोइंग टू राइट इन सेकेंड एंट्री में। अब थर्ड एंट्री की बारी आती है, तो थर्ड एंट्री में अब आपको रिवैल्यूड फिगर पर लिखने होते हैं। तो अब आप लिखोगे लैंड एंड बिल्डिंग, मगर किस वैल्यू पर? 250। फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के बाद मशीनरी कुछ गिवन नहीं है, तो 1 लाख ही लिखना है। फिर उसके बाद स्टॉक को 220 लिखोगे। फिर डेटर्स को आप लिखोगे 50,000 का ही। तो ये चारों एसेट्स तो आ गए आपके पास। अब इसमें सब्जेक्ट टू प्रोविजन बोला था ना, तो प्रोविजन हमें क्रेडिट करना है अलग से, लेस मत करना है इसमें से, वो क्रेडिट करेंगे हम अलग से। तो पहले चारों डेबिट करें, एक लाइन छोड़ दोगे, और सॉरी कैश और बैंक पे तो लिखना है, कैश और बैंक बैलेंस 30,000, 35 नहीं 30,000 लिखा। फिर आपने एक लाइन छोड़ी, अब टू बिजनेस परचेज तो पहले से लिख दो आप 386। फिर अब जो जो लाइबिलिटीज थी, तो एक तो 7% डिबेंचर्स था 1 लाख, और साथ में सन्ड्री क्रेडिटर्स था 1,50,000, ये तो एज इट इज ही आ जाएंगे। ठीक है, अब आप चेक करो, अगर डेबिट साइड कम है तो गुडविल अकाउंट आ जाएगा, क्रेडिट साइड कम है तो टू कैपिटल रिजर्व लिख दो। एंट्री में चेक कर लो, ये थर्ड एंट्री होगा। ओ सॉरी, पीबीडी भूल गया मैं, सो सॉरी। थर्ड मतलब इस एंट्री में पीबीडी भी लिखना है, मैं एकदम से भूल गया था। 5% बनाने वाला मैंने बताया था आपको कि उसको मैं लिखना है क्रेडिट साइड में, तो 50,000 का 5% भी आप बना दोगे। ठीक है ना, वो टू पीबीडी भी करके लिख देना। फिर डिफरेंस निकालो गुडविल या कैपिटल रिजर्व का। ये थर्ड एंट्री भी समझ में आ गई। अब आगे क्या बोला था, तो आई बिलीव अब आपको आगे ये बोला है कि जो 7% डिबेंचर होल्डर्स है एलोरा लिमिटेड के, जो आप लेकर के आए थे 1 लाख रुपए के, मेरे से एक और मिस्टेक हो गई, उसको हमें डिबेंचर्स को रिवैल्यूड फिगर पर लिखना था। ठीक है, वो क्या है मैं बताता हूं। 7% डिबेंचर होल्डर्स ऑफ एलोरा लिमिटेड टू बी पेड एट 8% प्रीमियम। तो इसका मतलब जो 1 लाख रुपए
उसको हम 1,08,000 करके दे रहे हैं ना, तो रिवैल्यूड फिगर तो 1,08,000 आएगा यहां पर। तो जब आप यहां लिखोगे न्यू कंपनी की बुक्स में लिखोगे तो 7% डिबेंचर्स 1,08,000 लिखना। तो थर्ड एंट्री में प्लीज चेंज करो, वो 1,00,000 की जगह 1,08,000 करना है आपको, ठीक है। हाँ, फिर अब आपका कैपिटल रिजर्व या गुडविल निकालना प्लीज आप। ओके, उसके बाद ये तो एंट्री हो गई थी हमारी, यहां पर तो आपने लिख दिया था। अब हमें एक और एंट्री जो करनी है, अब इनको जो हम दे रहे थे ना, ये 7% डिबेंचर होल्डर्स एट 8% प्रीमियम, मतलब 1,08,000 रुपए देने हैं हमको। तो 7% डिबेंचर हमारी बुक्स में 1,08,000 रुपए तो आ गया क्रेडिट होता हुआ। अब उनको हम क्या दे रहे हैं, तो अब हम उनको 9% डिबेंचर है 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अब आप समझो, तो अब आपकी एंट्री होगी 7% डिबेंचर 1,08,000, ये डिस्काउंटेड है तो डिवाइडेड बाय 90 करके नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लोगे, तो 1,08,000 डिवाइड बाय 90 कर दोगे आप, क्योंकि 9% डिबेंचर 10% के डिस्काउंट पर है। तो 100 रुपए का भी माना तो 90 रुपए का हुआ, तो 1,08,000 डिवाइड बाय 90 करा तो 12,000 आ गए, 1200 आ गए, सॉरी। तो 1200 इंटू 100 ये डिबेंचर्स का वैल्यू आया। तो 9% डिबेंचर्स में 1,20,000, मगर 7% डिबेंचर्स जो डेबिट थे वो थे 90,000, तो 30,000 का 90,000 नहीं, 1,08,000, तो 12,000 का डिस्काउंट भी आएगा। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 12,000 भी आएगा। तो आपकी एंट्री बनी 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1,08,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 12,000 टू 9% डिबेंचर्स 1,20,000। वापस से समझाता हूं, देखो पढ़ो वापस से। 7% डिबेंचर होल्डर्स ऑफ एलोरा लिमिटेड टू बी पेड एट 8% प्रीमियम, यहां तक का पढ़ा पहले मैंने। तो इससे मेरे को रिवैल्यूड फिगर पता पड़ी। तो रिवैल्यूड फिगर कितनी हुई साहब, तो 1,08,000 हुई रिवैल्यूड फिगर, तो क्योंकि 1,00,000 को 8% प्रीमियम पर देना है। तो हम जब थर्ड एंट्री पास करेंगे और डिबेंचर्स के 1,00,000 लिखेंगे, उसकी जगह 1,08,000 करोगे आप, क्योंकि वो रिवैल्यूड फिगर पर आता है। अब उसके बाद जब हम उसको जो इश्यू कर रहे हैं ना 9% डिबेंचर्स 10% के डिस्काउंट पे, तो इसकी फोर्थ एंट्री होगी, एंड दैट एंट्री विल बी 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, जितने पर आप बुक जितने पर भी लाए आप, तो 1,08,000 पर लाए, अब उनको दे रहे हैं हम 10% डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट पे डेबिट होगा टू 9% डिबेंचर्स होगा। मगर ये वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है, हम पहले भी कर चुके हैं ये सब, मैं आपको फाउंडेशन के टाइम भी बहुत बार पढ़ाया हूं ये वाली बात, कि हम जब भी हमको कुछ नए शेयर्स या डिबेंचर डिस्काउंट या प्रीमियम पर देने होते हैं, तो अमाउंट टू बी पेड 1,08,000 रुपए डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। तो यहां पर इश्यू प्राइस 90 रुपए हो गई, तो 1,08,000 डिवाइड बाय 90 करना पड़ेगा। हर बार ये एडजस्टमेंट आएगा, इस एडजस्टमेंट को 3 बार देखो चाहे, बट इसको समझो। 7% डिबेंचर्स को 8% प्रीमियम पर पे कर रहे हो, तो जब थर्ड एंट्री करते हो टेक ओवर वाली, रियलाइजेशन में कोई फर्क नहीं आया ओल्ड कंपनी में, क्योंकि ये न्यू कंपनी कर रही है। तो वहां ओल्ड कंपनी में तो सब सही था, न्यू कंपनी में जब थर्ड एंट्री पास करी, तो वहां पर टेक ओवर के टाइम रिवैल्यूड फिगर पर होना चाहिए था डिबेंचर, तो वो 1,08,000 होना चाहिए। तो 7% डिबेंचर 1,08,000। फिर फोर्थ एंट्री उसकी आप पास कर रहे हो, एंड दैट एंट्री विल बी 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1,08,000। अब क्वेश्चन में बोला 9% डिबेंचर डिस्काउंट वाले पर दे रहे हैं, तो डिस्काउंट तो डेबिट होना ही है टू 9% डिबेंचर। बट अब ये डिबेंचर कितने के होंगे, तो 1,08,000 अमाउंट टू बी पेड इज एट द वैल्यू ऑफ 90, तो डिवाइड बाय 90, तो इनटू 100 करोगे तो 1,20,000, तो 9% डिबेंचर में आ गया, डिफरेंस ऑफ 12,000 डिस्काउंट का हो गया। So that will be your fourth entry which you have to pass, and I believe after passing that entry your all the transactions are over. We can check the entries now. पहली एंट्री बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ एलोरा, ये चेक करा दिया मैंने आपको। सेकेंड एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग, देखो सब कुछ रिवैल्यूड फिगर पर, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी, डेटर्स और कैश और बैंक। फिर टू कैपिटल रिजर्व, तो बाद में बैलेंसिंग फिगर की बात है। आरडीडी 5% मैंने बताई दिया बनाना है। अमाउंट ड्यू टू 7% डिबेंचर होल्डर्स, देखो 1,08,000 ही आ गया। फिर टू क्रेडिटर्स भी आ गया आपके पास और बिजनेस परचेज भी आ गया आपके पास, तो आपको कैपिटल रिजर्व पता पड़ेगा क्या है इस बार हमारे पास, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं, देखो थर्ड एंट्री लिक्विडेटर ऑफ एलोरा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 14% प्रेफरेंशियल कैपिटल 1,10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैश बैंक टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये तो आपको सब पता है इसे। इसके बाद फोर्थ एंट्री अमाउंट ड्यू टू 9% 7% डिबेंचर 1,08,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 12,000 टू 9% डिबेंचर अकाउंट 12,000। ये सब मैंने आपको बता रखा है, आपके बुक मतलब आपको सेंड कर रखे हैं नोट्स, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। तो आई बिलीव आपको ये पूरा लेक्चर ढंग से समझ में आ गया होगा। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट अस मूव टू योर क्वेश्चन नंबर 2।
That you will find in the next lecture.